बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक कवर करेंगे इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली इज एन प्रॉमिस और एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सबल बाय लॉ। ठीक है, तो हर वो एग्रीमेंट, हर वो प्रॉमिस जो कि लीगल होगा, जिसको बाय लॉ आप इन्फोर्स कर सकते हैं, वो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक चीज समझ लीजिए, दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन मोर देन वन पीपल। दो लोगों के दरमियान जो मुआहदा है, जो कि लीगल है, जो जिसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सालमन कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट वो मुआहदा है जिसकी वजह से दो पार्टीज के दरमियान ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार है, एक पर्सन, मैं ऑफर करता हूँ जी ये मैं कार सेल करना चाहता हूँ 18 लाख की। एक और पर्सन है, मिस्टर बी, वो मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं ठीक है, मुझे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ और आई वांट टू बाय दिस कार। हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया जो कि लीगल है, इन्फोर्सबल बाय लॉ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। और दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशन है। मेरी ऑब्लिगेशन है कि मैं वो गाड़ी उनको हैंड ओवर करूं। उनकी ऑब्लिगेशन जो मिस्टर बी की है कि वो मुझे पेमेंट करेंगे। तो लॉफुल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट को अंडर सेक्शन 2 हम इसको डिफाइन करें, एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन है, आप किसी भी तरह से इसको अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करते हैं तो वो भी वैलिड होगा। इन्फोर्सिबिलिटी, इन ऑर्डर टू मेड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबिलिटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है ना, एग्रीमेंट इज इन्फोर्सबल इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। अगर कोई ऐसा मुआहदा आप करें जिसको बाद में कानून की नज़र में आप इन्फोर्स ना कर सकते हो, तो वो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो कहता है जी आई वांट टू सेल अ ड्रग्स। तो अब दूसरा बंदा कहता है ठीक है, आई वांट टू बाय दैट ड्रग, लेकिन ये क्या है, इलीगल है। अगर बाद में मिस्टर ए कह के ठीक है भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं करूंगा, मैं जो हूँ आपको ड्रग सेल नहीं करूंगा, या मिस्टर बी कहता है नहीं ठीक है जी मैं आपसे ड्रग परचेज नहीं करूंगा, तो जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जाके इस चीज को इन्फोर्स नहीं करवा सकती कि जी मेरे साथ इस पर्सन ने मुआहदा किया था, तब वो मुझे वो चीज सेल नहीं कर रहा, या मुझे मेरे से वो चीज परचेज नहीं कर रहा। तो किसी भी इलीगल चीज की बाय या परचेज या सेल के मुतालिक अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो इलीगल है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको बाय लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम मुआहदा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक एग्रीमेंट पेपर होता है, उसके ऊपर हम तमाम तफसील लिख देते हैं कि ठीक है ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के दरमियान मुआहदा हुआ, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी, और दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ ये इशू आ जाए कि वो इन्फोर्सबल बाय लॉ नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, देन आ जाते हैं डेफिनेशन एग्रीमेंट पे कि व्हाट इज एग्रीमेंट। ठीक है, अंडर सेक्शन 2E एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हमने मेन ध्यान में रखनी है, पोलैरिटी ऑफ द पार्टीज। एग्रीमेंट हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में होगा। कभी भी इंडिविजुअल पर्सन ये नहीं कहता जी मैंने अपने साथ मुआहदा किया तो मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, दे हैव टू बी मोर देन वन पार्टीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें है कंसेंसस एट एडम। देखें, इसमें सिंपल ये है कि आपकी जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज हैं, दोनों का माइंडसेट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कार्स हैं, एक होंडा है, एक करोला है। ठीक है, अब मैं उसको कहता हूँ जी मैंने ये सेल करनी है, आई वांट टू सेल होंडा।
लेकिन मेरे पास एक पर्सन आता है, वो कहता है ठीक है जी, मुझे आपकी गाड़ी पसंद है, मैंने आपकी गाड़ी खरीदनी है, मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, लेकिन वो समझ रहा है कि मैं करोला सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गया। मैं होंडा सेल करना चाह रहा हूँ, वो सोचा है कि मैं करोला सेल करना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की सिचुएशन अगर राइज होगी, तो हो सकता है कि उस टाइम तो हम कहें हाँ जी, आपका और मेरा बीच में एग्रीमेंट हो गया है कि मैं आपको गाड़ी सेल करूंगा, आप मुझे 18 लाख रुपया देंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो करोला लेना चाह रहा है, मैं होंडा सेल करना चाह रहा हूँ, तो फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर एग्रीमेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सच एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। दोनों का माइंडसेट सेम होना चाहिए, एक ही चीज ऊपर दोनों एग्री करें, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे। फिर आ जाती हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट है आर नॉट इन्फोर्सेबल बिकॉज दे डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। सोशल एग्रीमेंट ऐसी हैं जैसे हम रूटीन में ये कह देते हैं ठीक है जी, आज ये जो मेरा दोस्त है ये मुझे रात को डिनर करवाएगा, या ये मुझे पार्टी पे लेके जाएगा, तो दूसरा कहता है हाँ ठीक है, मैं आपको दावत दूंगा, मैं आपको डिनर करवाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो आप कोर्ट में जाके इस चीज के ऊपर उस पर केस नहीं कर सकते, भी मेरा दोस्त है उसने मुझे कहा मैं आपको डिनर करवाऊंगा, अब वो डिनर नहीं करवा रहा। तो ये सोशल जो एग्रीमेंट होते हैं रूटीन बेस में जो चल रहे होते हैं, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। देन है लीगल एग्रीमेंट, दीज आर द एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, ठीक है। और एक पर्सन कोई प्रॉमिस करता है कि मैं ये काम करूंगा, दूसरा पर्सन प्रॉमिस करता है ठीक है आप ये काम करेंगे, आई विल मेक अ पेमेंट फॉर दैट, तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी लेबर को हायर करते हैं टू डू अ वर्क एट होम, तो डेफिनेटली लेबर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एंड यू हैव टू पे बैक। तो दीज आर द एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। अब देखें इसमें अगर इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर उसके अंदर एग्रीमेंट की जो शराइत हैं वो भी पूरी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको, पोलैरिटी ऑफ द पार्टीज एंड कंसेंसस एट एडम, ठीक है। तो ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो एग्रीमेंट भी हो गया। देन अगर वो लीगल है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ये दोनों चीज़ें कंबाइन होंगी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। जबकि एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज जस्ट एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बाय बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है। दो या दो से ज्यादा पार्टी के दरमियान ऑफर का होना और उसको एक्सेप्ट करना आपका एग्रीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। इन्फोर्सबिलिटी रेफर टू द लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। अगर ये इलीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज होगी तो इन्फोर्सबिलिटी वैलिड नहीं रहेगी, ठीक है। एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, इन्फोर्सेबल बनाना है, तो उसके कुछ बेसिक एसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। आप कल को कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि ये हमारे बीच में मुआहदा हुआ था इसको पूरा करें, या वो पार्टी है वो मुआहदे से मुकर गई है, मुआहदा पूरा नहीं कर रही। तो बेसिक एसेंशियल्स पूरे होंगे तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। अब एसेंशियल कौन कौन से, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहला एसेंशियल ये है, अगर एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, फिर तो आपका ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक शराइत पूरी हो जाएगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें जी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना उसने ऑफर किया ना मैंने एक्सेप्टेंस किया, लेकिन हमारा मुआहदा हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये पहली शर्त है, ठीक है। इसी तरह इसको डिटेल में देखते हैं। सेकंड है लीगल रिलेशनशिप, थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ है कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी, फिफ्थ है फ्री कंसेंट, सिक्स है लॉफुल ऑब्जेक्ट, सेवंथ है इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इसमें ओरल भी आ जाता होता है, ठीक है। ओरल एंड राइटिंग बोथ इस कैटेगरी में आएंगे। एट्थ है सर्टेनिटी ऑफ द टर्म, नाइन्थ है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, टेंथ है नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। अब इनको वन बाय वन डिटेल में चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है। For an agreement, there must be a lawful offer by a party and a lawful acceptance by the other party. The term lawful means the offer and acceptance must satisfy the requirement of contract. मैंने आपको बताया जो चीज इन्फोर्सबल होगी, लीगल होगी,
ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन होगी, वो आपकी क्या है, उसके मुतालिक आप ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल देखने एग्जाम्पल में a person offered to sell cycle to Mr. B for 45,000। ठीक है, दिस इज एन ऑफर। अब अगर पर्सन बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसकी अगर बहुत ही कॉमन एग्जांपल दी जाए तो ये जो इन आवर रिलीजन द मैरिज इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो पार्टी है वो ऑफर करती है टू अनदर पार्टी फॉर मैरिज, एंड अदर पार्टी जो है अगर वो एग्री कर जाती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो देयर इज एन ऑफर एंड देयर इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, और ये लीगल आपका रिलेशनशिप है तो ये फिर आपका वैलिड हो जाता है। अब लीगल रिलेशनशिप में है, a party to the agreement must create legal obligation and relationship. It means that if one party does not fulfill his promise, he shall be liable for the breach of contract. इन एक पर्सन अगर अपने मुआहदे को पूरा नहीं करता तो he is liable for the penalty for the enforceability। ठीक है, अगर एक पर्सन ने मुआहदा किया कि ठीक है आप मुझे इतने पैसे दें, मैं आपका ये वाला काम कर दूँ, वो पर्सन उसको पेमेंट भी कर देता है, वो काम फिर नहीं कर रहा, तो ये क्या है, आप इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको कोर्ट में केस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफर टू बी टू सेल हिज होम फॉर 2 million, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखें ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है दो पार्टी के बीच में। एक पर्सन ने कहा मैं अपना 2 million में ये हाउस सेल करूंगा, मिस्टर बी ने कहा ठीक है आई विल बाय दैट हाउस, तो देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय वन पार्टी फॉर द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी। A contract is enforceable only when both parties give and take something. That something given or taken is called consideration। एक पर्सन दे रहा है, दूसरा पर्सन कोई चीज ले रहा है, तो ये आपका क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक लेने जाता हूँ, तो आई वांट टू बाय अ बाइक, तो जिस शॉपकीपर को जाके मैं पेमेंट करूंगा, जो पेमेंट मैं मनी दे रहा हूँ उसको, वो कंसिडरेशन है जो मैं उसको पे कर रहा हूँ, और इन रिटर्न वो क्या कंसिडरेशन दे रहा है, वो मुझे बाइक दे रहा है, हैंड ओवर कर रहा है। बोथ पार्टी के दरमियान जो है ये कंसिडरेशन चल रही होती है। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें जी ठीक है मैं पेमेंट कर देता हूँ, इन रिटर्न मुझे आगे से ना मिले। ठीक है, अगर आप इसके एग्जांपल देखें यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्टूडेंट की कंसिडरेशन क्या है, वो जो फीस पे कर रहे हैं, और इन रिटर्न यूनिवर्सिटी क्या कंसिडरेशन उन्हें पे कर रही है, उनको एजुकेट कर रही है, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उनको गाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, बोथ साइड से कंसिडरेशन आपकी मैटर्स करती हैं। देन है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो वाकई में कॉम्पिटेंट है, इस काबिल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर एज है 16 ईयर एज या 18 ईयर एज, हमारी एज समझी जाती है कि अ पर्सन बिकम अडल्ट एट दैट एज। At that age, a person can be enter into a contract because we assume that person is capable of understanding the terms and condition of the contract। लेकिन अगर एक पर्सन है वो 18 अबव एज का है लेकिन वो मेंटली रिटार्ड है, वो इंसेन है, मेंटल है, तो क्या होगा, अगर वो मुआहदा करेगा तो वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह कोई बच्चा है छोटा, उसको नहीं पता, वो अगर किसी का मुआहदा करता है, कुछ करता है, तो ही कैन इज नॉट बी इन्फोर्स्ड टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज उसकी लीगल एज नहीं है। अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसके अंदर जो इंसेन और मेंटल पर्सन है वो मुआहदा कर सकता है, या जो माइनर है वो भी मुआहदे में इंटर हो सकता है, लेकिन देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दैट, जिसको हम फिर इंशाल्लाह आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्री कंसेंट। देखें जी, अगर आपने मुआहदा करना है किसी के पर्सन के साथ, तो आपकी फ्री विल होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको गन पॉइंट पे कोई बंदा कहे कि ठीक है जी आप जो है ये मुआहदे के ऊपर साइन करें,
और आप जो है ना आपका गन पॉइंट के ऊपर आपसे साइन करवा के आपको कह दिया अब आपने मुआहदा किया, अब इसको फुलफिल करें। तो इस तरह के जो मुआहदे होते हैं ना वो फिर वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपका धोखा दे के किसी ने मुआहदा में शामिल कर लिया, तो ये सारी क्या है, इसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री विल होनी चाहिए आपकी, कि आप अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपको फोर्स करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द अदर एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देन है जी लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जिस चीज की परचेज सेल या जो काम सर्विसेज प्रोवाइड करने के आप मुआहदा कर रहे हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल इमोरल या बैंड नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई सर्विसेज, किसी किस्म का कोई मटेरियल परचेज और बाय करने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, दिस इज इलीगल, आप उसके मतलब कोई मुआहदा नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हायर अ हाउस टू यूज फॉर गैम्बलिंग, द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज इलीगल एंड वॉइड। ठीक है, तो आपका फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका वैलिड नहीं होगा। जैसे जी राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, इसमें ओरल भी आ जाता है कि contract may be oral or in writing. It is preferable that the contract may be in writing because it is easy to prove in a court. ठीक है, कोर्ट में जो है कोशिश की जाती है रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन हो आपके पास, ताकि आप उस चीज़ को प्रूव कर सकें कि ये मुआहदा हुआ था, ये टर्म्स एंड कंडीशन थी और ये पार्टीज थी जिन्होंने इस मुआहदे में शामिल हुई हैं। लेकिन ओरल वर्बल जो आप मुआहदा करते हैं वो भी आप अगर जस्टिफाई कर सकें, उसको प्रूव कर सकें, तो वो भी आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत दफ़ा जब हम मुआहदा करते हैं आमने सामने बैठ के, तो हम रिटर्न नहीं करते आपस में, वैसे वर्बल जब मुआहदा करते हैं तो उसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि अगर उस टाइम मुआहदा करते हुए आपके साथ कोई आपके दोस्त थे, कोई बाप थे, कोई जानने वाला था, दो चार लोग थे, उन्होंने भी वो आपके बीच में होने वाले मुआहदे को सुना है, तो आप उनको एज विटनेस पेश कर सकते हैं कोर्ट में कि ठीक है जी, आप आके हमें बताएं कि जी आया इन दो लोगों के दरमियान मुआहदा हुआ था। तो आप वहाँ पे आके उन्हें प्रूफ देंगे, हाँ जी हमने सुना था इनके बीच में मुआहदा हुआ था। तो ओरल जो है वो भी मुआहदा वैलिड होता है, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आपका जो मुआहदा है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए नॉर्मली जो बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं ना, तो लोग उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ द टर्म, टर्म एंड कंडीशन जो है वो सर्टन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पर्सन को कहा ठीक है मैं आपका घर बाय करना चाहता हूँ 2 मिलियन का, उसने कहा ठीक है आप बाय कर लें, लेकिन अब मैं 2-3 साल हो गए मैं उससे घर ही नहीं परचेज कर रहा, तो टर्म्स एंड कंडीशन अनसर्टन है, कंडीशन सर्टन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कहा ठीक है आप मेरा घर परचेज करना चाहते हैं, कर लें, लेकिन आप पेमेंट मुझे 1 हफ्ते के अंदर देंगे, 15 दिन के अंदर देंगे। ठीक है, चेक देंगे, कैश देंगे, बैंक में ट्रांसफर करें, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो पता चले जी हमने कोई एग्रीमेंट साइन किया है पेमेंट का, और अगला बंदा जो है ना वो आपको प्राइस बॉन्ड दे रहा है कि जी ये आपने 18 लाख आपको देने, ये 18 लाख के प्राइस बॉन्ड आप ले लें। तो ये पहले से चीजें डिफाइंड होनी चाहिए कि मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा और किस तरह से पेमेंट आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, A promised to sell 200 books to B without specifying their title. Agreement is void because the terms are not clear. अब वही बात है, एक बंदे ने कहा कि ठीक है मैं मिस्टर बी को 200 किताबें दूंगा, अब ये नहीं पता कि वो बिजनेस लॉ की बुक उसको देगा, अकाउंटिंग की बुक देगा, मार्केटिंग की देगा, कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये आपका क्या है, आपका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, a valid contract must be capable of being performed. An agreement to do an impossible act is void. ठीक है, if the act is legally or physically impossible to perform, the agreement cannot be enforced by the law. मुआदा हर उस चीज़ के बारे में हो सकता है जो कि प्रैक्टिकली फिजिकली परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रॉमिस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा जो कि आप इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन को कहें जी आपने क्या है जी आग के अंदर छलांग मार देनी है,
और मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह आप किसी को कहें कि जी ठीक है, आप जो है ना ड्रग्स दे लें या इलीगल कोई काम करें या कुछ भी इस तरह का काम करें कि जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इलीगल है, तो वो भी सारे इसके अंदर आ जाएगा। तो ये भी एक वैलिड आपका एसेंशियल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप एक पर्सन के पास जाते हैं जो कि कारपेंटर है, ठीक है, आप उसको जाके कहते हैं कि जी आपने जो है ना एक गाड़ी बना के देनी है मुझे, आपने मुझे गाड़ी बना के देनी, मैं आपको 5 करोड़ दूंगा। भाई अब उस पर्सन की वो स्पेशलिटी नहीं है कि वो गाड़ियां बनाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। तो वो पर्सन कारपेंटर है, ही कैन नॉट मेक और मैन्युफैक्चर अ कार। ठीक है, तो इसी तरह अब एक इसकी एग्जांपल देते हैं। मिस्टर ए एग्री विद बी टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल। जादू से आप ट्रेजर, उसने कहा जी मैं आपको ढूंढ के दूंगा, दिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। या कोई बंदा मुआयदा करे कि जी आज आप जो है इधर बैठे, मैं आप आंखें बंद करें, मैं मैजिक करूंगा और आप जो है ना किसी और दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, दीज आर द बेसिक एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तमाम एसेंशियल अगर फुलफिल हो रहे हैं लॉफुली तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा, अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस ऑफ एनी ambiguity एनी क्वेश्चन or क्यूरी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर योर क्यूरीज। एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब इट, ताकि आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको अपडेट मिलती रहें। तो दैट्स इट, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।